इंट्रोडक्शन, इसमें तो हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों है। देख लो, अब स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसमें पढ़ना मतलब पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों है। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं सिर्फ कि जरूरत क्या पड़ा था पीरियोडिक टेबल का। दूसरा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, नया नया साइंटिस्ट आ रहा था, अपना जो जो समझ में आ रहा था बोल करके जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर इसमें भी हुआ था, एक बार में नहीं बना पीरियोडिक टेबल। 5-7 साइंटिस्ट आए, अपना अपना थ्योरी दे गए कि ऐसे सजाएंगे तो सही रहेगा, दूसरा है कि नहीं ऐसे सजाओ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो हम लोग मॉडर्न वाला देखते हैं ना, सबसे लास्ट साइंटिस्ट आया था, उसका वो बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले बहुत सारे लोग ट्राई किए, तो सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि वो लोग कैसे कैसे मतलब वहां तक पहुंचे हैं। तीसरा है प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। ब्लॉक पीरियड ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसका थोड़ा मोड़ा जानकारी है तुम लोग को। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल देख करके किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी हम लोग कैसे बता सकते हैं, वो इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, पीरियड ऑफ ग्रुप देख करके हम लोग बता देंगे कि अच्छा यहाँ पर है तो ये नॉन मेटल होगा, ऐसे करके हम लोग बता देंगे देख करके। लास्ट में समरी है और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये फैक्ट पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है कुछ कुछ एलिमेंट, जैसे कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इस टाइप का कुछ। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो मतलब कंडक्टर है, इस टाइप का चीज यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो वो मतलब याद रखने के लिए रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। लेकिन इन सारे मेन जो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है, मेन ए वाला तीनों है। ठीक है ना, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें सारे साइंटिस्ट का नाम एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम 5 का नाम लिखे हैं। ठीक है, मेंडलिक और उसके बाद लास्ट वाला 5 का नाम लिखे हैं। ऐसे और भी साइंटिस्ट आए थे, लेकिन सबका उतना जरूरी नहीं है। जो मेन मेन कंट्रीब्यूशन जो जो दिए हैं, सबका 5 का नाम हम यहाँ पर दे दिए हैं। और 5 का एक बार देखेंगे कि क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन दिए हैं। डेब्रोनियर्स है, न्यूलैंड है, लोथर मेयर्स है, मैंडलिफ है, और फिर लास्ट वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो। 5 तो डेवलपमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग देखो इतना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। रेडियस एटम का, कि एटम किसका रेडियस कितना बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, किसका बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। मतलब पीरियोडिक टेबल देख करके हम लोग बता देंगे कौन सा एटम बड़ा है, कौन सा छोटा है। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस देखेंगे, वांडर वाल रेडियस देखेंगे, और मेटालिक रेडियस देखेंगे। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी देखने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है ना किसी एटम में से, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसको निकालने में ज़्यादा मेहनत है, किसको इजिली हम लोग निकाल लेंगे, है ना। इतने सारे 118 एलिमेंट है, किसी में से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा, किसी को निकालने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो किसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जान जाएंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल देख करके हम लोग बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना किस में ज़्यादा ईजी है, सोडियम में ज़्यादा ईजी है कि क्लोरीन में ज़्यादा ईजी है ना। तो वो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है या फिर नीचे से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, तो वो कौन बताएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बताएगा। उसके बाद यूनिट है, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट है। तो ये सारा किसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हम लोग का आज की क्लास का। ठीक है ना, ये अगर 7 चीज़ हम लोग समझ जाते हैं ना, तो और कुछ पीरियोडिक टेबल में है नहीं। और यहीं से क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यहीं से बनेगा कोई भी एग्जाम में। चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन। पीरियोडिक टेबल का जरूरत क्यों पड़ा, तो एक्चुअली देखो, हम लोग अगर बुक वगैरह भी रखते हैं ना, तो अगर मान लो कि कोई लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ से बुक भी निकालना है, या फिर दुकान में भी जाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, बहुत सारे बुक को 11th वाला अलग बना देता है, 12th वाला अलग, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अलग, ताकि उसको निकालने में सुविधा हो। वहाँ से निकाल करके तुरंत दे देता है। जानेगा उसका कि 6 वाला वहाँ पर रखा हुआ है, तुरंत जाएगा 6 का बुक उठाएगा, दे देगा, मतलब जो भी खरीदने आया है उसको। तो इसी तरह से बहुत सारा एलिमेंट हो गया ना, सबके प्रॉपर्टी को याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है ना, अब हमको तार बनाना है, तो तार बनाना है तब 118 में खोजो किसका तार बनाना ज़्यादा सही होगा, तो उतना याद करके कौन चलेगा। तो सबको सजा दिया ही है कि अरे तार बनाना है तो अच्छा इस ग्रुप में जाओ, यहाँ से कोई मतलब एक एलिमेंट उठा लो, उसका तार बनाओ। ठीक है, तो मान लो कि हमको नॉन मेटल चाहिए, तो नॉन मेटल चाहिए तो उतना में फिर से चेक करो, याद तो रख नहीं पाएंगे 118 को। अभी हम सजा दिए उसको, तो जाएंगे अच्छा नॉन मेटल का जरूरत है, चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर नॉन मेटल मिलेगा। उस ग्रुप में देखे अच्छा इतना सारा नॉन मेटल है, इसमें से कोई ले लो, इससे हम लोग का काम हो जाएगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर वाला सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से कोई भी कंडक्टर निकालेंगे, काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को जरूरत पड़ा था पीरियोडिक टेबल का, कि सब कुछ जो है ना सही से एक जगह पर अरेंज रहे, और हमको जिस चीज़ का जरूरत हो हम लोग आसानी से वहाँ से उठा लें।
पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासीफाई ऑल द नॉन एलिमेंट, सारे नॉन एलिमेंट को ये क्लासीफाई करता है इन अकॉर्डिंग विथ देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसा प्रॉपर्टी वाले सारे एलिमेंट को जो है ना एक जगह पर रख दिया गया है, सजा दिया। ये इसका इंट्रोडक्शन होगा, क्यों जरूरी है पीरियोडिक टेबल। अगर एग्जाम में आता है पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है, तो हम लोग वो चीज़ वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हिस्ट्री कि कौन साइंटिस्ट किस तरह से ट्राई किया था, कोशिश किया था सजाने का। तो सबसे पहले नाम आता है डे ब्रॉयड का। हालांकि ये सब जो पुराने साइंटिस्ट है ना, उस समय एलिमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा कम था, धीरे धीरे बढ़ते चला गया है। तो जितना एलिमेंट पता था उसी को ये लोग सजाने की कोशिश किए। डे ब्रॉयड वाला सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या ट्राई किया। एक क्या किए ना कि तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाए, ठीक है, तीन एलिमेंट को इस तरह से सजा दिए। जैसे यहाँ पर लिथियम डाल दिए, सोडियम डाल दिए, पोटेशियम डाल दिए। उन्होंने बोला कि देखो इसको हम इस तरह से सजाए हैं ना कि अगर दो का एवरेज निकालोगे ना तो तीसरा के बराबर आ जाएगा, मतलब इसको प्लस इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना तो ए वाला आ जाएगा, ऐसे करके सजाए थे। तो ये मतलब कुछ एलिमेंट को तो सजा दिए, लेकिन फिर ये मतलब ट्रेंड आगे चल करके नहीं रहा। फिर बाद में जोड़ करके मतलब ये कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आने लग गया। तो ये बात बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का दिया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का दिया हुआ है। और देखो सबसे बड़ी बात कि अभी भी ये सारा क्या है, एक ही ग्रुप में है, सबका प्रॉपर्टी सेम है। तो वो बोले ना कि सब सेम प्रॉपर्टी वाला को एक साथ सजा देते हैं। देखना ना कि मतलब दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट को जोड़ करके या दो से डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है ना तीसरा, उसका प्रॉपर्टी पहला दूसरा के साथ मैच कर जाएगा। उनका ये कहना था, तो सही भी था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका देखो प्रॉपर्टी मैच करता है, सारा का सारा मेटल है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारा हाइड्रोजन कहते हैं इसको, 17वां ग्रुप में अभी के टाइम में इसको सजाया हुआ है। तो सारा का सारा क्या है, गैस है और तुम्हारा नॉन मेटल है सारा का सारा, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46। 46 बटा 2 करेंगे तो 23। तो कुछ हद तक हाँ एटॉमिक मास को शुरू के जितने साइंटिस्ट ट्राई किए ना सब एटॉमिक मास को लेकर के ट्राई किए। सबसे लास्ट में जो नया वाला पीरियोडिक टेबल बना है ना, वो फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को लेकर ट्राई किया और उसका वाला सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा। अगर ये लोग भी एटॉमिक नंबर को लेकर ट्राई करता ना तो शायद स्टार्टिंग में ही सक्सेस हो जाता। इसका एक बार ये तो समझ में आ गया, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। 1829 डे ब्रॉयड क्लासिफाइड सर्टेन एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। अगर पूछेगा ट्रायड क्या है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें बताना कि डे ब्रॉयड जो है ना तीन तीन एटम को लेकर के आपस में सजाने की कोशिश किया था, ग्रुप करने की कोशिश किया था, उसी को हम लोग ट्रायड बोलते हैं। पूछेगा इस ट्रायड का प्रॉपर्टी क्या था। 3 एलिमेंट इन ट्रायड है सिमिलर केमिकल, इन लोगों का प्रॉपर्टी सिमिलर था और इन लोग का एटॉमिक वेट का जब एवरेज निकाल रहे थे तो बीच वाला के बराबर आ रहा था। फर्स्ट दो का एवरेज बीच वाला के बराबर आ रहा था। व्हेन द एलिमेंट इन ट्रायड वेर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में सजा दिया, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। दो के अर्थमेटिक मीन के बराबर बीच वाला का एटॉमिक वेट आ रहा था। सिंपल है। तो ये डे ब्रॉयड का ट्रायल था, ट्राई मतलब एक किया था। उसके बाद नेक्स्ट वाला आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या किया था, न्यूलैंड ये जैसे 3 का ग्रुप बनाया ना, वो मतलब 8-8 7-7 का ग्रुप बना दिया, 7 1 8 का ग्रुप बनाया। उसने बोला ना कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना वो 8वां वाला के साथ मैच करेगा। इस तरह से सजाओ ना कि पहला और 8वां एक ही ग्रुप में आ जाए, और पहला का प्रॉपर्टी 8वां के बराबर होगा, दूसरा का लोगे तो 9वां के इक्वल होगा प्रॉपर्टी। इस तरह से देखो यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां सोडियम आ रहा है। आज का देखो प्रॉपर्टी मैच करता है लिथियम और सोडियम का, दोनों का दोनों मेटल है। यहाँ से बेरिलियम के जैसा मैग्नीशियम होता है, बेरिलियम से 8 काउंट करो तो मैग्नीशियम आएगा, बोरॉन से 8 काउंट करो तो एल्युमिनियम आएगा, और अभी भी सबके सब सेम ही ग्रुप में है ना। तो इनका कंसेप्ट क्या था, इनका कंसेप्ट था कि 7 गो एटम को एक साथ पहले रख दो, उसके बाद जो 8वां मिलेगा ना वो पहला के साथ उसका प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा, दूसरा का 9वां के साथ मैच करेगा, तीसरा का 10वां के साथ मैच करेगा। ऐसे करके कुछ एलिमेंट को सजा दिए, लेकिन सबके लिए काम ये भी नहीं आया। 7 के बाद गिनो 8, 7 के बाद ये पहला ए है ना, उसके बाद देखो 8वां एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। कहीं से भी काउंट करेंगे 8वां उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम और कैल्शियम का प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ, पहला और 8वां कहीं से भी काउंट करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये था इनका न्यूलैंड का।
उस समय 118 तो था ही नहीं, जितना नोन था उसके बारे में लिखे, मान लो मुश्किल से 50-60 नोन था उसके बारे में लिखे। हालांकि कुछ ही लिखने के बाद एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो जितना नोन था वो उसको भी पूरा का पूरा नहीं लिख पाए थे, लेकिन कम से कम रास्ता कुछ आसान कर दिए थे। पहले वाला से तो ये ज़्यादा बेस्ट था कि इसमें ज़्यादा एलिमेंट को सजा दिए थे पहले वाला से। एक कब ट्राई किया 1865 में, इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ऑब्जर्व दैट when the lighter element were arranged in order of their increasing atomic weight, increasing atomic weight के क्रम में उसको सजाए तो प्रॉपर्टी जो हर 8वां एलिमेंट था ना उसका क्या कर रहा था, मैच कर रहा था पहले वाले के साथ। एक किसके जैसा था, म्यूजिक वाला सारे गामा होता है ना, 7 लेटर होता है उसमें, उसी की तरह मतलब एक ये। उसके बाद नेक्स्ट है लोथर मेयर। लोथर मेयर भी सजाने की कोशिश की है। लोथर मेयर क्या किए ना कि ग्राफ इस टाइप का ड्रॉ किए, ठीक है। ग्राफ में उन्होंने बताया ना कि देखो जहाँ पर जैसे ऊपर वाला जितना एलिमेंट आ रहा है ना वो सारा का प्रॉपर्टी सेम होगा। मतलब एक पॉइंट ले लिए हर जगह पर, एक ऊपर वाला पॉइंट ले लिए, बीच वाला पॉइंट ले लिए, नीचे वाला पॉइंट ले लिए, और बोले कि इस पॉइंट पर जितने सारे एटम्स आ रहे हैं ना, इस तरह का ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ किसके बीच बनाया गया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, वॉल्यूम और मास के बीच ग्राफ बनाए, और बोले कि जिसका जिसका वॉल्यूम मतलब सेम आ रहा है ना वो सारा का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इस तरह से वो सजाया ना तो पता चला कि ऊपर वाला में सारा अल्कली मेटल आ गया। यहाँ पर अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाला को, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब जो है ना, रेडियम सिजियम ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये सारा अल्कली मेटल कहलाता है और इसका सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। नीचे वाला सारा का सारा क्या आ गया, ट्रांजिशन मेटल आ गया, लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, डी ब्लॉक में जो है ना एटम सारे उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये सब की प्रॉपर्टी सबका सेम आ गया, ट्रांजिशन वाला मैक्सिमम मेटल होता है सारा। उसके बाद बोले कि यहाँ से जब तुम ऊपर चढ़ रहे हो ना, ऊपर जाते समय, उतरते समय नहीं, सिर्फ ऊपर जाते समय जो जो एलिमेंट तुमको मिल रहा है ना वो सबका बोले कि प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे यहाँ पर जाते समय एक तो मिला, यहाँ पर एक तो मिला, फिर आगे जाएंगे तो एक तो मिलेगा। तो ये सारा बोले ना कि जाते समय जो मिल रहा है ना ऊपर, ऊपर चढ़ते समय वो सारा सारा हेलोजन होगा। हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारा 17वां ग्रुप वाला। अब बोले कि देखना तुम लोग सबका प्रॉपर्टी, सबका वॉल्यूम सेम आ रहा है, सबका प्रॉपर्टी भी सेम होगा, और सही में वो भी पाया गया कि सबका प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद नीचे उतरते समय बोले कि हर अति पर ऊपर जाओ, हर ग्राफ में ऊपर जाने के बाद जब नीचे उतरोगे ना तो जो जो एटम मिलेगा ना वो सारा का सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं दूसरा ग्रुप वाला का, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप वाला जितना सारा एलिमेंट है ना सारा का सारा मेटल है, तो बोले कि सबका प्रॉपर्टी देखना सेम आएगा और सबका सेम आ रहा था। तो इन्होंने ये ट्राई किया तो ये भी ठीक ठाक रहा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, हालांकि सब एटॉमिक मास को ही लेकर कर रहा था अभी तक। अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन, जिसका एक जैसा प्रॉपर्टी है वो एक जैसा गुण, मतलब एक जगह पर जो आ रहा है ना उसका प्रॉपर्टी भी एक जैसा होगा, ये उन्होंने बताया था। वॉल्यूम, किसी भी एटम का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम होता है हाँ 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम लोग उसको सर्कुलर मान कर चलेंगे, एटम का वॉल्यूम निकालना है, क्या क्या, हाँ वॉल्यूम अलग अलग होगा ना, साइज सबका एक जैसा थोड़ी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वॉल्यूम तो सबका अलग अलग आएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यू कर, रेडियस सबका अलग अलग है, रेडियस अलग है, सबका वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, और मास तो सबका अलग अलग होता ही है। तो मास और वॉल्यूम के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है ना। ग्राफ वाला क्लियर हुआ। उसके बाद मेंडलीफ, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। मेंडलीफ वाला एकदम अजीब बात था कि इन्होंने मतलब जो एलिमेंट उस समय भी 50-60 के आसपास एलिमेंट नोन था, उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया कि एटम नहीं है बाद में मिलेगा ऐसा मतलब वो बोल करके छोड़ दिए थे उस जगह को, और सही में आगे चल करके फिर मिल गया वहां पर एटम। हालांकि ये भी जो सजाए थे ना एटॉमिक मास को ही लेकर के सजाए थे, लेकिन इनका काफी हद तक सक्सेस हुआ था। मेंडलीफ अरेंज element in horizontal row and vertical column of a table in order to their increasing atomic weight, atomic weight को ही लेकर के सजाए थे in such a way that the element with similar property occupied the similar vertical column, similar property वाला similar column में आ भी रहा था, ठीक है ना। काफी हद तक ये सही हुआ था, कुछ कुछ एक्सेप्शन रह गया था, अगर उसको छोड़ दे तो ये काफी हद तक ठीक था। in 1930 उसके बाद मॉडर्न वाला आ गया, ठीक है। ये सबसे लास्ट में मोसले का पीरियोडिक टेबल, अभी वाला जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, किसका पढ़ते हैं, मोसले का पीरियोडिक टेबल है। ये सब जो अभी तक नाम वाला जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये जनरली 9 या 10 क्लास में था, पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर था, वहाँ इतना दूर तक ही पढ़ाया गया है, इसको डीपली पढ़ाया गया है 90 तक। अगर ओलंपियाड का लोगे तो फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी भी लोग बताना शुरू कर देते हैं।
नहीं तो इतना ही दिया था 9-10 तक। तो मोस्टली इन्होंने नया वाला पीरियोडिक टेबल कौन बनाया था? मोस्टली बनाया था। इन्होंने क्या किया था ना कि जितने सारे एटम्स है ना, एटम को लेकर के और उससे जो एक्सरे निकल रहा था ना, एक्सपेरिमेंट किए, उस हर एटम से एक्सरे निकलता है, हर तरह का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, तो एक्सरे का ये स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते करते मतलब 15-20 एटम्स का स्टडी किए, उसके बाद उसका ग्राफ बनाए, वो एटॉमिक नंबर को लेकर के स्टडी किए, दोनों को लेकर किए, एक बार एटॉमिक नंबर और एक बार एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर लेकर के और सबका वेवलेंथ लेकर के एक ग्राफ प्लॉट किए ना, एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ वाला जो ग्राफ था ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और वही जब मास और वेवलेंथ को लेकर के ग्राफ प्लॉट किए ना, तो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था। तो उनको लगा कि ये जो प्रॉपर्टी होता है ना सारे एटम का, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। जैसा एटॉमिक नंबर रहेगा वैसा ये लोग अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, हालांकि दोनों ट्राई किए थे, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, गेव ए स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ, हाँ ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है ना। मास और फ्रीक्वेंसी को लेकर के, किस चीज का फ्रीक्वेंसी? एक्सरे जो निकल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे, एक्सरे जो निकल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी लिए और एटॉमिक नंबर लिए, दो ग्राफ बनाए, एक एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी और दूसरा एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी। एक में स्ट्रेट लाइन आया और एक में टेढ़ा मेढ़ा आया, तो जिसमें स्ट्रेट लाइन आया उनको लगा कि ये सही है, इसी पर प्रॉपर्टी सारे जो एटम्स है ना उसका डिपेंड करेगा। और उसके बाद उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया। अरेंज करने के बाद वो यहाँ पर ग्राफ नहीं दिया हुआ है ना, अरेंज करने के बाद वो फाइनली अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाए, और ये बोला जाता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट है, और हम लोग जब अभी के टाइम में स्टडी कर रहे हैं तो इसी का करते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन कुछ कुछ मिलता है, जैसे हाइड्रोजन का एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअली जो है ना उसका प्रॉपर्टी एस वाला में नहीं दिखाया गया है, मतलब ऊपर में सब अलग जगह दिया गया है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को। अब हीलियम भी देखो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट S2 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो, लेकिन रखा हुआ कहाँ है? लास्ट में नोबेल गैस वाला में। तो उन दो चीज जो था ना, दो एटम जो था ना, जिनका प्रॉपर्टी बहुत सारे एटम के साथ मैच कर रहा था। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मैच कर रहा था, इधर तुम्हारा अल्कली मेटल जो पहला वाला ग्रुप है, अल्कली मेटल के साथ भी मैच कर रहा था, और उधर जो 17वां ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसके साथ भी मैच कर रहा था। तो वहां पर कंफ्यूजन हो गया कि हाइड्रोजन को अब कहाँ रखे, तो हाइड्रोजन को एक अलग जगह बना करके ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन 11th में पढ़ना भी था, अभी पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, हम लोग के टाइम में पढ़ना था, एक अलग चैप्टर ही था हाइड्रोजन का, अभी नहीं है शायद, हटा दिया है ना, अभी शायद नहीं है हाइड्रोजन। और काफ़ी बड़ा चैप्टर था, क्योंकि दो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो इसका रिएक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, तो डीपली काफ़ी बड़ा चैप्टर बन जाता है हाइड्रोजन वाला एक तो। और उसके बाद हीलियम का जाओ ना, तो हीलियम का प्रॉब्लम हो रहा था कि फर्स्ट S2 होना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था, नोबेल गैस वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो उसको भी रख दिया गया कि चलो हाइड्रोजन और हीलियम को अलग रख देते हैं, बाकी सब लगभग ठीक ही ठाक है। तो 4 ब्लॉक बना था AsP-DF, जो हम लोग जानते ही है ना, 4 ब्लॉक उसमें बना हुआ है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि पहला ग्रुप में कौन सा मेटल रहेगा, दूसरा ग्रुप में कौन सा रहेगा। पहला वाला का है अल्कली, दूसरा वाला में है अल्कलाइन मेटल, इधर T वाला में क्या है? हाइड्रोजन के 17वां में और 18वां में इनर्ट है। उसके बाद इधर ट्रांजिशन, इसको सारा को ट्रांजिशन ही बोलते हैं ना, और ए वाला हो गया इनर ट्रांजिशन, जो कि F ब्लॉक वाला एलिमेंट है। ट्रांजिशन और जो D ब्लॉक वाला एलिमेंट ट्रांजिशन कहलाता है सारा, और इनर ट्रांजिशन F ब्लॉक वाला। तो D और F ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, इसके बारे में हम लोग को डीपली पढ़ना है, क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे उसको, और S और P वाला तो शायद 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 99 तक तो सबका नाम हो गया। 99 तक एलिमेंट जो है ना वो पहले का खोजा हुआ एलिमेंट है, सब लोग अपने अपने मतलब साइंटिस्ट लोग जनरली अपना नाम पर एटम्स का नाम देना शुरू कर दिए थे। लेकिन जो न्यूली मतलब नया में क्या हुआ ना कि अब बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत जल्दी जल्दी मतलब एलिमेंट को खोजना शुरू कर दिए, क्योंकि लगभग आइडिया सबको हो गया था कि कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह सब करना है, और अभी के टाइम में साधन भी बहुत ज़्यादा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अभी ये लोग क्या किया ना कि जैसे अभी एक हाल फिलहाल में हुआ था, एक एटम को लेकर के एक रसिया का साइंटिस्ट और एक अमेरिका का साइंटिस्ट, वो बोल रहे हैं कि हम खोजे हैं, इधर वाला बोल रहे हैं हम खोजे हैं, और जबकि अभी वो एटम पूरी तरह से मिला नहीं है, अभी उस पर एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले हम एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, बोल रहे हैं हम शुरू किए थे। तो ऐसे में क्या किया ना कि IUPAC एक संस्था है, वो बोला कि एक काम करते हैं, अभी जो एलिमेंट सब लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है, तो अभी जो एलिमेंट नया नया मिलेगा ना, उसका जब तक पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम नहीं देंगे। अभी हम बस IUPAC एक तो कॉमन नेम रख देते हैं, एक नियम के अनुसार कि ये नियम सबको फॉलो करना है,
और उसके अनुसार एलिमेंट का नाम रख करके उस ग्रुप में उसको सजा देते हैं। उसके बाद जो पहले प्रूफ 100% दे देगा उसका नाम हम वहाँ पर दे देंगे। तो कैसे इन लोगों ने सजाया, तो 100 के बाद देखो ये लोग क्या किया, 0 आ रहा है, नील टर्म यूज किया है, उसके लिए एन हम लोग एब्रीविएशन लेंगे। अगला देखो पहले इसी को समझ लो। यहाँ पर देखो 1 0 1, ठीक है। 1 के लिए यहाँ पर देखो कौन सा टर्म यूज करना है, 1 के लिए क्या अन यूज करना है, और 0 के लिए नल। तो अन नील, अन नील, है ना। उसके बाद लास्ट में फिर क्या है, अन नील, फिर अन, फिर लास्ट में आई वी एम जोड़ देना है। ऐसे करके 101 के बाद उसी तरह से सबका नाम दे दिया गया है। एक एक सब में, अन सब में, 0 0 सब में, नील सब में, और उसके बाद 1 2 3 4 का यहाँ पर जैसे जैसे नाम है ना वैसे वैसे नाम हम लोग सबका दे देंगे, और लास्ट में आई यू एम जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग को सबका नाम दे देना है। यहाँ पर भी उसी तरह से कर दिया है। फर्स्ट लेटर अन का यू, फिर नील वाला का फर्स्ट लेटर एन, फिर लास्ट वाला का यू, तो यू एन यू इसका सिंबल हो गया। जैसे कार्बन का सी था ना उस तरह से सबका सिंबल भी दे दिया है। तो 100 के बाद याद रखना काफी इजी है, 100 के बाद हम लोग को ये रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें बताया है कि ब्लॉक क्या है और पीरियड क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन व्हिच ऑर्बिटल, जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसको उस ब्लॉक के नाम से बोलेंगे। जैसे अगर मान लो कि एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक वाला एलिमेंट। पी वाला में इंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक वाला एलिमेंट, है ना। अब पीरियड कैसे डिसाइड करते थे, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल होता था। जैसे फर्स्ट एस 2 सेकंड एस 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन सेकंड में हम लोग घुस गए तो किस पीरियड का होगा, सेकंड पीरियड का होगा, है ना। समझ में आया नहीं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 4 6 होता है ना, वो तो आउटर में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट एस 2 सेकेंड एस 2 C2, ऐसे ही होगा ना, फर्स्ट एस 2 सेकेंड, ठीक है। इसमें देखो ए वाला क्या बता रहा है, ये पीरियड बता रहा है, किस पीरियड में होगा, सेकेंड पीरियड में होगा। और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, पी ऑर्बिटल में, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पी ब्लॉक में हम लोग कैसे, पी ब्लॉक में कितना नंबर ऑफ ग्रुप होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 4 ना, 10 और 4 14, तो 14वां ग्रुप हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट वाला का, ठीक है ना। अगर हम लोग सोडियम का लेते हैं तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 1s2, फिर सेकेंड H2P6, 6 2 8 2 10 और 1 11, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड का होगा। पहला में हाइड्रोजन, दूसरा में लिथियम, तीसरा में सोडियम, है ना। तो ये हम लोग को बता रहा है क्या, पीरियड। और ये वाला बता रहा है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो लास्ट आउटर में सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में गया है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, ये वाला 1, ये हो गया ग्रुप नंबर। क्लियर है। सेकेंड वाला के लिए आओ, तो ए एस ब्लॉक वाला था, ठीक है ना। पी ब्लॉक वाला में आओ, पी ब्लॉक वाला में हम लोग ये देख रहे हैं कि पीरियड इसका कितना होगा, 2 होगा। और इधर अगर जाएंगे तो आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसमें हम लोग को ये नहीं बोलेंगे कि चौथा ग्रुप में ए एलिमेंट होगा, चौथा ग्रुप में तो सब ट्रांजिशन मेटल भरा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 4 करना पड़ेगा, तब जाकर के 14वां ग्रुप में हम लोग को कार्बन मिलेगा। एक बार पीरियड टेबल में देख लो 14वां ग्रुप में है कि नहीं है ना। हाँ 14 का पहला है ना, 14 का पहला, वही हम बोल रहे थे 14वां। हम लोग पीरियड देख रहे थे, पीरियड सेकेंड, पीरियड देखो सेकेंड है कि नहीं, सेकेंड पीरियड है ना, ठीक है। और 14वां ग्रुप है। एक क्लोरीन का तुम लोग ट्राई करो तो, क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है ना। कैसे लिखोगे, फर्स्ट H2 सेकेंड H2P6, कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10 10 2 12 12 और 5 17, है ना। आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 गो। पी तो बता रहा है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और आउटर में सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना। थर्ड वाला जो
तुम्हारा ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 10 जोड़ देंगे। ये रूल वही बोल रहा है कि पहले 10 जोड़ देना, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी इसको लिख सकते हो 2 8 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क होता है ना। वैलेंसी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 दिख रहा है, इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। वैलेंसी होता है ना कि मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो किसी से कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको अगर स्टेबल होना है, ऑक्टेट पूरा करना है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो वैलेंसी इसका 1 है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो ये बोल रहा है ना कि पी ब्लॉक वाला में ग्रुप पता करना है, तो उस 7 में 10 जोड़ देना, मतलब 10 जोड़ने से कितना आ रहा है? 17। तो देखो तो ग्रुप नंबर 17 में है क्लोरीन, है ना। और ये बता रहा है कि पीरियड इसका कौन सा होगा? थर्ड पीरियड होगा। थर्ड पीरियड है, लिखा हुआ तो है लास्ट में पीरियड, कॉर्नर इस तरफ देखो राइट साइड में पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड 1 2 3, यहाँ पर क्लोरीन, है ना, ठीक है ना। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करोगे? डी ब्लॉक वाला में बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन और n-s इलेक्ट्रॉन। इसका देखो जब हम लोग लिखते थे ना डी ब्लॉक वाला एलिमेंट का, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले डी आता था, जैसे 3d2 4s1 ऐसे करके आता था कुछ, 4s2, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ना कि n-1, जैसे 4 पहले, तो यहाँ पर बोल रहा है कि n-s, s पर कितना है यहाँ पर? 2 ठो है ना। और ए वाला बोल रहा है n-1, n-1 मतलब 4 में से 1 घटाओ तो 3, 3 के ऊपर डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ओ, क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ देना, तो वही क्या बताएगा? उसका ग्रुप नंबर बताएगा। डी वाला में हम लोग को एक बार फिर से देखना, डी वाला में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखते थे ना, तो एक कुछ इस तरह से आता था, NS और n-1, मतलब एक्चुअली हम लोग का होता क्या था ना कि पहले डी आता था, उसके बाद एस आता है, मतलब डी के बाद एस आता है ना। लेकिन जब इसको हम लोग लिखते थे ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, जब लिखते थे तो पहले आ जाता था तुम्हारा 3d, पहले 4s आता था और फिर 3d। एक्चुअली जब एनर्जी देखोगे ना तो इसका कम एनर्जी है, 3d वाला का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो पहले 4s वाला फुल होता था, उसके बाद डी को फुल करते थे, वही हो रहा था ना वहाँ पर। डी ब्लॉक वाला याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो पहले 4s2 कर देते थे, उसके बाद डी वाला बचता था तो लिखते थे। नियम से क्या होना चाहिए था? नियम से होना चाहिए था कि डी पहले पूरा फुल हो जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचता है तो 4s में डालेंगे, पर वहाँ वैसा नहीं कर रहे थे हम लोग। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, तो पहले एस में पूरा इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसको डाल देते थे 4 वाला में, और उसके बाद आ रहे थे 3d को फुल करने। याद है कि एक बार दिखा दें, एक बार दिखा देते हैं, देखो कैसे होता था उसमें। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, 2 6 10 14, 4 4 बढ़ाते चले जाओ। एस में 2, उसके बाद पी में 6, डी में 10, एफ में 14, 4 4 सब में बढ़ाते चले जाते हैं। देखो 20 के बाद हम लोग डी ब्लॉक में इंटर कर जाते हैं। 20 का एक बार तुम लोग लिखो तो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल क्या था लिखने का, एक बार वो हम कर देते हैं, याद दिला देते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल 1 1 2 1। इसके बाद ये 2 दूसरा तुम्हारा सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है ये वाला आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, फिर ये चौथा आ जाएगा, ये तीसरा का ही है, चौथा का है। जब एस आता है ना तो नंबर हम लोग चेंज कर देते हैं। पचमा, ये डी है तो डी, चौथा वाला डी अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, तो चौथा का डी और पचमा का एस आ गया, पचमा का ई आ जाएगा, फिर ये छठा का, ऐसे करके, ठीक है ना। सबसे पहले इधर वाला फुल होता है, बाद में उधर वाला फिल होता है। अब हम लोग को लिखना है 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट S2, सेकेंड S2 P6, है ना। फर्स्ट एस, सेकेंड में 2 ठो है ना, सेकेंड वाला दोनों हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग का थर्ड एस शुरू हो जाएगा।
पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। हमारे पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा फुल कर देंगे, नहीं है तो हाफ छोड़ देंगे। जैसे अभी कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12। अभी जो भी मिलेगा सबको फुल कर दे जाएंगे। 1s, हाँ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना कितना होता है, एस में होता है 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये सबका हम लोग ऑर्बिटल भी बनाए थे, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कैसे 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एफ बला में ऐसे ही 14 तो होगा। अब लिखना शुरू करो तो 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 के बाद 3s के बाद देखो क्या है, 3p है, तो 12 6 18, 3p के बाद क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, 2। अभी तक हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट में इंटर नहीं किए हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर में सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर में सेल कौन है, चौथा सबसे आउटर में सेल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। देखो तो 20 तुम्हारा 20, क्या क्या लास्ट, हाँ लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। इसका ग्रुप और पीरियड बताओ। हाँ 6 किए हैं, 3p6 3। ये 2 लिखा हुआ है ना, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 ही है, छोड़ दिए इसका मतलब 2। तुम लिख भी सकते हो, लेकिन अगर ना भी लिखे ना तो समझ लेना कि ये सेकंड ऑर्बिट का ही बात हो रहा है। सो कि सेकंड ऑर्बिट में ही एस और पी दोनों ऑर्बिटल है। इसमें बताओ तो पीरियड और ग्रुप बताओ तो इसका। ये क्या है, पीरियड है ना, और ए वाला क्या है, ग्रुप। देखो तो चौथा पीरियड का सेकंड ग्रुप देखो, इसमें 20 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है कोई, कैल्शियम है ना। ग्रुप और पीरियड होता है ना। ये तो बता रहा है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस बता रहा है कि एस ब्लॉक में देखना, और ए बता रहा है कि चौथा पीरियड देखो, आई बोल रहा है दूसरा ग्रुप देखो। डी और एस, और डी ब्लॉक वाला एलिमेंट का ग्रुप नंबर। अब तुम लोग 21 का लिखो, 21 का 3d1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 क्या बता रहा है, पीरियड। ये डी क्या बता रहा है, ये बता रहा है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग को ग्रुप चेक करना है। ग्रुप में बताया था ना कि एस ब्लॉक वाला एलिमेंट काउंट कर लेना, एनएस वाला बोला था कि एनएस वाला काउंट करना। तो एन के जगह पर हम लोग क्या है, 4 है, तो 4 वाला में एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना। तो उसके बाद बोला था n-1 में जाना, और n-1 में जाकर के डी पर देखना कि कितना इलेक्ट्रॉन है। डी पर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इन दोनों को बोला कि जोड़ दो, कितना आ गया, 3। ये 3 क्या होगा, इसका ग्रुप। देखो तो थर्ड ग्रुप में 21वां एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, NS-1 ना, पी ब्लॉक वाला 10। ओ पी ब्लॉक वाला का बताए थे, हाँ पी ब्लॉक वाला का भी देख लो। क्लोरीन का, क्लोरीन का 17 होता है, P6 थर्ड, S2 P6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 5। ये वाला क्या बताएगा, ये तो बता रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ये क्या बताएगा, पीरियड। अब ग्रुप में बोला था ना कि 10 में आउटर में सेल वाला एस और पी दोनों, आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 गो है। थर्ड अगर थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 और 2 7। तो इस 7 में बोला था ना कि 10 जोड़ देना, तो 17। ये 17 क्या देगा तुम्हारा, तुमको ग्रुप नंबर देगा, ठीक है। तीनों में समझ में आ गया। एसपीडी आउटर में सेल वाला बताता है ना पीरियड, कौन सा, इसमें 4 ये वाला आउटर में है, तो चौथा सेल है, ये तो तीसरा सेल का डी ब्लॉक है। इसको हम बाद में इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा हो जा रहा है, कम एनर्जी वाला पहले फुल होता है। मैक्सिमम अगर देखोगे ना तो इसमें 4 को लाइन तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोटॉन हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 हो, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है ना वो बताता है कि उसका पीरियड क्या होगा।
हम लोग डी को लिखना चाहिए, डी को पहले, बाद में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम एनर्जी के आधार पर सजाए हैं एटॉमिक नंबर से। जब तक एटॉमिक डायरेक्ट नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के नहीं बताएंगे। और ऐसे तो हम लोग को सब याद रहेगा, बोले थे ना कि याद करना पीरियड टेबल ट्रिक है उसका, तो ट्रिक से हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे कितना होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। अब देखो प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है जनरली, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इजीली सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे ये सब तो पहले बता चुके हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस हम लोग जनरली काउंट करेंगे न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग देख लेंगे कितना दूर है, और ऐसे करके रेडियस हम लोग पता कर लेते हैं। हालांकि ये रेडियस पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर जब तक ये बॉन्ड नहीं बना रहा है ना एटम, तब तक वो इतना ज़्यादा छोटा है होता है ना कि मेजर कर पाना उसका रेडियस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जनरली हम लोग करते क्या है ना कि उसको किसी एटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है ना, तो बॉन्ड बनाने के बाद उसका पूरा लेंथ मेजर कर लेते हैं दोनों न्यूक्लियस के बीच में। बॉन्ड बनेगा तो हमेशा दो एटम रहेगा, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का लेंथ मेजर कर लेंगे और उसका आधा कर लेंगे, और उस तरह से रेडियस निकलेगा। तब बॉन्ड तो बहुत टाइप का होता है ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोई आयनिक बॉन्ड होगा। तो हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम्स है ना, उसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता रहेगा। जैसे मान लो कि आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें एटम क्या होगा, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, तो उस केस में रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन वही कोवेलेंट बॉन्ड का बात करेंगे तो हो सकता है कि उसमें बड़ा हो, मेटालिक वाला में बात करेंगे हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। तो सब में रेडियस जो होता है ना, सबका अलग अलग रहता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है किस रेडियस का बात कर रहे हो, कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हो या मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हो या फिर वंडरवाल रेडियस की बात कर रहे हो, ठीक है ना। हालांकि ट्रेंड सबका एक ही होगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे ना, क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाना है ना। लेकिन जब मेजर करना होता है तो हम लोग जनरली जब कंपाउंड बना लेता है ना, दो एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब हम लोग मेजर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अगर एटम अकेला है तो उसका एग्जैक्ट साइज पता कर पाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैव ए वेरी लेस चांस ऑफ बीइंग फाउंड क्वाइट फार, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर नहीं होता है। So different type of atom atomic radius can be yield based on the environment of atom। तो यहाँ पर बहुत तरह का रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा, वंडरवाल रेडियस होगा, या फिर मेटालिक रेडियस होगा। तीन तरह का रेडियस हम लोग पढ़ेंगे। तीनों का रेडियस कैसे मेजर करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले क्या है, कोवेलेंट रेडियस। देखो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में, ए और ए के बीच में, और इन लोग का हम लोग क्या किए ना कि दोनों का जो न्यूक्लियस था ना, दोनों के बीच का लेंथ ले लिए और उसका हम लोग आधा कर दिए हैं। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल एटम है तो उन दोनों का लेंथ पूरा मेजर करके आधा कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस भी होता है, ठीक है, एक आयनिक मतलब ये दोनों आइडेंटिकल एटम है तो ठीक है, अगर मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट एटम रहा, जैसे एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है, तो यहाँ पर रेडियस कैसे पता करेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच करके रखता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। अब एक वहाँ पर तो आधा आधा नहीं कर दोगे, कहाँ सोडियम और कहाँ क्लोरीन, दोनों के रेडियस में तो फर्क होगा, सोडियम बिल्कुल इस तरफ है, क्लोरीन बिल्कुल इस तरफ है। अब NaCl कंपाउंड बना लिया है तो हम लोग ऐसा नहीं बोल देंगे दोनों का आधा आधा कर दो, दोनों का रेडियस सेम है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस केस में अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो उस केस में हम लोग को रेडियस निकालने के लिए ए फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। दोनों का उस केस में हम लोग को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। हाँ, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, दोनों को पता करके और फिर यहाँ से डिफरेंस करके और रेडियस निकाल देंगे। ये डायमीटर निकलेगा, फिर आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है कोवेलेंट रेडियस? लिख लो, ऐसे तो रहेगा ही, सारा PDF तो डाल ही दिए ग्रुप में, ग्रुप में तो डाला हुआ है। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोई बता सकते हो? शेयरिंग फिगर को बना सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड का, बताओ तो। CH4 का बना तो हर कोई, CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। CH4 में तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिखाना है कि हर एटम का जो ऑक्टेट है ना वो पूरा है। देखो यहाँ पर कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा।
अब जब कोई भी मतलब एटम जो है ना वो पूरी तरह से स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर में सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन का देखो यहाँ पर 8 पूरा हो गया है ना। हालांकि एक कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं होगा ये काम। दो तरह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लो या फिर कंप्लीट ट्रांसफर कर लो। जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये लोग क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफर करता है। सोडियम का आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर में सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका लिखोगे ना तो 2 8 1, इसका 2 8 7, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं दे सकता है हाइड्रोजन, पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पता चलेगा इसके पास कुछ नहीं है। तो इसको डबलेट पूरा करना रहता है, तो ये अपना डबलेट पूरा कर लिया। या तो 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। देखो सब में हाइड्रोजन का 2 2 कंप्लीट है और कार्बन का देखोगे तो 8 कंप्लीट है। तो यही तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन H2O का कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन के आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, 6 हो गया। हाइड्रोजन का 1 1 रहेगा, तो इसका देखो 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग रेडियस मेजर करेंगे ना वो क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस होगा। और यहाँ पर जो रेडियस मेजर करेंगे वो क्या होगा, आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट वाला में क्या दिया है, वांडर वाल रेडियस। इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट एटम। यहाँ पर ध्यान देना, एडजेसेंट एटम, यहाँ पर हुआ क्या है, ए अपना बॉन्ड बना लिया, मान लो कि ये Cl2 है और ए भी Cl2 है, ठीक है। तो ए लोग अपना बॉन्ड बना लिए हैं, एक लोग अपना बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए मेजर करोगे तो हो सकता है वो कोवैलेंट रेडियस तुमको दे दे, लेकिन हम लोग को इस बार कोवैलेंट नहीं, वांडर वाल रेडियस मेजर करना है। वांडर वाल रेडियस क्या होगा, हम लोग दोनों का जो न्यूक्लियस है ना, एडजेसेंट एटम जो पास पास में, ऐसा नहीं कि एक का ए वाला ले लेंगे दूसरा का ए ले लेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पास में कौन सा एटम है। यहाँ भी 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, तो दोनों में कोई एक तो होगा जो क्लोज होगा, एक तो दूर होगा। तो जो क्लोज वाला है ना उसका डिस्टेंस मेजर कर लो पूरा, ये डिस्टेंस लेके उसके बाद उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा, वांडर वाल रेडियस मिल जाएगा। ए वाला कोवैलेंट हो जाएगा, यहाँ से ए मेजर करोगे ना और इसका आधा करोगे तो कोवैलेंट रेडियस देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कोवैलेंट रेडियस। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, एटम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, एक लिमिट से ज्यादा तुम क्लोज नहीं कर सकते हो उन सबको। ये इसलिए सटा हुआ है क्योंकि इसका मतलब ऑक्टेट पूरा होना था, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्डेड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं है। अगर तुम क्लोरीन गैस ला रहे हो, क्लोरीन गैस का सारा आइटम आपस में ज्वाइंट नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में, और उसमें जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, वांडर वाल देगा। हाँ, दोनों नियरेस्ट जो एटम है ना दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस ले लो न्यूक्लियस का, और उसके बाद आधा कर दो। उसके बाद लास्ट वाला है मेटालिक रेडियस। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट मेटल एटम। यहाँ पर 2 मेटल एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, आधा कर देंगे। तो ये तो सिंपल है ना। तो सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है वांडर वाल वाला। वांडर वाला तो दूर दूर है ना। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन सा होगा, मेटल वाला। सबसे छोटा कौन सा होगा, कोवैलेंट वाला, क्योंकि कोवैलेंट वाला एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ये 2 मेटल के बीच में है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बन रहा है। हाँ, उस टाइप का बोल सकते हैं हम लोग। NaCl नहीं, ये 2 मेटल के बीच में है ना। NaCl तो एक मेटल है, एक नॉन मेटल हो जाएगा। दोनों सेम, हाँ यहाँ पर तो दोनों सेम ही लिया है ना। हाँ, यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों सेम मेटल के बीच का है। मेटालिक बॉन्ड हम लोग बोलेंगे 2 मेटल, जैसे मान लो कि हम लोग कॉपर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉपर के एटम क्या होगा, एक दूसरे के साथ मतलब नजदीक नजदीक जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इसको नहीं बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे जब 2 डिफरेंट एटम के बीच बनता है। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, बस एक दूसरे के क्लोज क्लोज सारा ज्वाइंट है। जैसे हम लोग आयरन उठा रहे हैं तो आयरन के बहुत सारा आइटम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहेगा, और उन्हीं दोनों के बीच के 2 नियरेस्ट जो एटम है ना उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे।
ठीक है। आयनिक हम लोग तब बोलेंगे ना जब मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक मेटल एक नॉन मेटल में, जनरली ऐसा होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम लोग को ट्रेंड देखना है, तो ठीक देख लिए 3 तरह का रेडियस होगा। अब ट्रेंड देखना है कि रेडियस लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऊपर से नीचे तो क्लियर है तुम लोग का, ऊपर से नीचे क्या होगा रेडियस, क्यों क्यों बढ़ेगा रेडियस? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। तुम जैसे ऊपर से नीचे जाओगे ना, देखो यहाँ पर बता रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ही जाएगा ना। इसका कितना है 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम में कितना 3, सोडियम में 11। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये प्रोटॉन हो गया, एक तो सेल, एक ऑर्बिट हो गया इसमें। इसमें अगर बनाओगे नीचे में प्रोटॉन हो गया, फर्स्ट S2, 3 को कैसे लिखोगे, 2 ऑर्बिट हो गया। यहाँ पर जाओगे तो 3 को हो जाएगा, नीचे वाला में जाओगे तो 4 को हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ता चला जाएगा। साइज, हाँ वही रेडियस बढ़ा है तो साइज ही वो बात हो रहा है। तो ऊपर से नीचे तो बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, अगर इधर से हम लोग इधर जाते हैं तो देखो, तो इसमें हम लोग को देखना है कि साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग इधर से इस तरफ जाते हैं। तो इधर से इस तरफ हम लोग को आगे बढ़ना है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 5 है, इसका 6 है, 7, 8, 9। अगर सबको लिखना शुरू करें तो 5 को लिखोगे तो 2 और 3, 6 को लिखो, ठीक है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले 6 वाला का बनाओ। यहाँ पर सारा प्रोटॉन हो गया 6 ठो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितना 4 गो। इसका बनाओ, अंदर में सारा प्रोटॉन हो गया 8 गो, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुमको ये बताना है कि इन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। हाँ, रेडियस एटम का साइज एक ही होता है। कौन छोटा होना चाहिए दोनों में, ऊपर वाला छोटा होगा, दोनों इक्वल होगा। देखो हम लोग जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ते हैं ना, साइज डिक्रीज करता है। रीजन बता सकते हो क्या हो सकता है रीजन? सब कुछ तो सेम है, बस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है ना, बाकी तो ऑर्बिट तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम ही है दोनों में। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा डाल देंगे ना किसी चीज़ में, तो उसके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ज़्यादा प्रोटॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ये सब एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचने लगा। तो खींचने से क्या हुआ, इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। साइज किसका छोटा हो गया, इसका, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांगली, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इसमें बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालना किस में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, नीचे वाला में। यहीं से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी पता कर लेंगे, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम लोग एनर्जी देते हैं ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, नीचे वाला का। मतलब अगर साइज देख रहे हो ना, साइज अगर घट रहा है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में ज़्यादा ईजी रहेगा, नीचे वाला में, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बहुत दूर है तो इजीली निकल जाएगा। तो नीचे वाला का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत कम होगा, ऊपर वाला का हाई होगा। मतलब साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखोगे ना, साइज ऊपर से घटते रहता है, ऐसे ऐसे जाओ साइज घटता हुआ मिलेगा तुमको, ठीक है ना। अगर अब 4 आइटम हम लोग कहीं से उठा करके दे देगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। रेडियस के बाद एक और दूसरा टर्म आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस में या तो कटायन का रेडियस पूछेगा या फिर एनायन का रेडियस पूछेगा। एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया है, तो इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना।
और अगर कटायन के साइज पूछेगा, मतलब इसके रेस्पेक्टिव में थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो मेन हम लोग को एक ही चीज पकड़ करके चल रहा है, रेडियस, एटम का जो रेडियस है ना वो पकड़ के चलना है, उसी से हम लोग को मैक्सिमम प्रॉपर्टी मिल जाएगा। वही दिया है कि किस तरह से पीरियड में किस तरह से वैरी करेगा और ग्रुप में किस तरह से वैरी करेगा। उसके बाद आयनिक रेडियस के बारे में दिया है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की दिया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पढ़े थे ना, याद है क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, एक कंपाउंड था एक टाइप का जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में सेम था। तो ये तीनों का देख लेते हैं, चारों का। ये क्या है, वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। तो यहाँ पर लिख रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जैसे जाएंगे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बढ़ेगा और साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इट इज बिकॉज विद द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस सेल। मतलब इसका आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सेम ही वैलेंस सेल में होगा, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट तो नहीं बढ़ा है ना, एक ही में है सब, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रिजल्टिंग इंक्रीज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटा हो जा रहा है। उसके बाद ग्रुप में बताने की जरूरत तो अब नहीं है। इट इज बिकॉज विद द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद आयनिक रेडियस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो या फिर उसमें से एक निकाल दो तो आयनिक रेडियस बन जाएगा। तो इसका भी वही क्रम होगा जो तुम्हारा एटम का है ना। फॉर्मेशन ऑफ कटायन, व्हेयरएज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड टू एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन उसको दिए हो तो एनायन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो तो कटायन बनेगा। इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई होता है वही आयनिक रेडियाई भी लगभग होता है, क्योंकि निकाल रहे हो तो सब में से निकाल रहे हो। ए कटायन इज स्मॉलर देन पैरेंट एटम। कटायन थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि तुम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो। एनायन थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तुम डाल दिए हो। बिकॉज इट हैज फीवर इलेक्ट्रॉन while its nuclear charge remains the same. Size of anion will be larger than that of the parent atom. Anion है तो उसका साइज parent atom से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। parent मतलब समझ रहे हो? हाँ, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन पेरेंट हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एनायन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो तो एनायन बन गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो। अब यहाँ पर दिया है फ्लोराइड आयन और साथ में फ्लोरीन दिया है। फ्लोरीन का बोल रहा है कि 64 पिकोमीटर होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो बढ़ करके 136 पिकोमीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी पर तो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी पर तो साइज डिपेंड कर रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, यहाँ पर सबका वेरी मतलब कुछ मतलब ये नहीं बोल सकते कि कोई एक निश्चित क्रम को फॉलो करेगा। वो तुम अलग अलग लोगे तो अलग अलग रहेगा सबका, है ना। चार्ज पर डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन कितना है एटम के अंदर। यहाँ पर सारा कुछ एक साथ मिला करके दिया हुआ है। ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है रेडियस, इधर डिक्रीज कर रहा है ना। पीरियड और ग्रुप दोनों का दे दिया है, ये चीज़ तो बता चुके हैं तुम लोगों को। उसके बाद क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी बता ही दिए तुम लोग को। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जितना ज़्यादा एटम छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उसका उतना ज़्यादा हाई होगा। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है I4 किसके लिए लिखा हुआ है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ये नॉर्मल मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसमें से दो निकाला है तो सेकंड का आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ तो इसमें किसका ज़्यादा होना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा, है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट, तीसरा और डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे तुम अंदर घुसोगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। तो I4 जो लिखा हुआ है ना, ओवर है चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत अंदर चले गए ना, काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इस क्रम को भी हम लोग याद रख सकते हैं। और ऐसे नॉर्मली एटम जितना ज़्यादा छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा हाई। तो बोल रहे हैं ऑन मूविंग द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज करेगा तो ड्यू टू एन एडिशन ऑफ वन न्यू प्रिंसिपल एनर्जी सेल। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, है ना। जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लोगे, डिक्रीज कर जाएगा। एक ही चीज़ बार बार सर।
ये सारा यूनिट लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी का, अलग अलग यूनिट में इसको मेजर कर सकते हैं। एक बार पढ़ लो इसको, सारा कुछ क्लियर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक तो दिया हुआ है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, एक बार अभी रुक जाओ अभी के लिए उसको। हाफ फील्ड, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होता है ना ऑर्बिटल, उसका आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि आधा फुल होता है या फिर पूरा फुल होता है ना, तो ज़्यादा स्टेबल होता है एटम। उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहोगे तो जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन पावर जो होगा ना वो ज़्यादा हाई होता है। और एक तो पेनिट्रेटिंग पावर दिया है, पेनिट्रेटिंग पावर एस का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों एस का ज़्यादा होता है? क्योंकि एस जब भी बनाओगे ना, 4 वाला ही हम लिख ले रहे हैं, चौथा ऑर्बिट में अगर लिख रहे हैं तो 4s 4p 4d 4f 4 ठो बनेगा। तो एस वाला जो रहता है ना वो सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है न्यूक्लियस के, पी वाला फिर थोड़ा दूर रहता है, डी वाला और दूर होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि एस का जो होता है ना पावर, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये वो बोल रहा है। और एक और टर्म यूज किया है, क्या बोला था? स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट था? अच्छा, ए वाला। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग चौथा ब्लॉक का बात कर रहे हैं, मान लो चौथा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन हुआ, ठीक है, यहाँ पर पहला ऑर्बिट होगा, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट होगा। अब इस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो एक करता क्या है ना कि इसको ढक लेता है, ये बीच यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये सारा इलेक्ट्रॉन ना इसको ढक लेता है। तो इसको अगर ढक लेगा ना तो ये जो प्रोटॉन है इसको उतना ज़्यादा पावर से अपने अंदर नहीं खींच पाएगा, ठीक है। जनरली डी ब्लॉक वाला एलिमेंट में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि डी ब्लॉक वाला में क्या, डी में 10 आ जाएगा, 3d 10 आ गया, और उसके बाद 4s2 आ गया। तो चौथा वाला जो तुम्हारा सेल बन रहा है उसको कौन ढक लिया? डी तो पूरी तरह से उसको ढक लिया। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली बंधा हुआ नहीं होगा, लूजली कनेक्टेड होगा। वही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर वाला जो सेल होता है ना ऑर्बिट, वो बाहर वाला को ढक लेता है। होता क्या है कि एक तो ढक लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होने लगा। ये दो रीजन हो जाता है वो वीक होने का। वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लोगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डाउन होगा। हाँ, डाउन होगा। क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आयनाइजेशन पावर ज़्यादा तेज, मतलब अधिक हो जाएगा उसका, है ना। समझ में आया लाइन? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कम ढका हुआ है, कम ढका हुआ है तो टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है फिर आयनाइजेशन एनर्जी हाई, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। ठीक है, सारा क्लियर हो गया। ये वो चीज दिया हुआ है कि इधर डिक्रीज करेगा और इधर इंक्रीज करेगा। इधर साइज छोटा हो रहा था ना, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, साइज बड़ा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डालना है उसमें एटम के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डालना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन किस में इजिली डाल देंगे और किस में से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक मान लो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। पता करो तो किस में इलेक्ट्रॉन डालना ज़्यादा ईजी है। अगर पढ़ लो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेचुरल गैस to convert it into negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। मतलब देने के लिए जो एंथैल्पी का जरूरत, जो हीट का जरूरत पड़ रहा है ना, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ में से हीट बाहर निकलता है और कुछ को हीट देना पड़ता है। तो उस केस में जब बाहर निकलता है तो वो शायद निगेटिव होता है। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, या तो हीट बाहर निकलेगा या फिर हीट हम लोग देंगे। और हीट जब बाहर निकलता है तो शायद निगेटिव होता है। एक बार हम लोग कंफर्म हो लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बी एटम कैन बी आइदर इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना, इंडोथर्मिक मतलब हीट हम लोग दे रहे हैं। अब हम लोग को बस ये देखना है कि किस केस में इंडोथर्मिक होगा, किस केस में एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव, है ना। एंथैल्पी यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तीन टर्म याद रखना है ना। एक एक्सोथर्मिक मतलब हीट निगेटिव, मतलब हीट अगर निगेटिव है तो उसका मतलब समझ लो कि एनर्जी बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन अ स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन।
बोल रहा है कि निगेटिव वाला को, हेलोजन वाला को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो वहां से एनर्जी बाहर निकलेगा। ऑन द अदर हैंड नोबेल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। नोबेल गैस का क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव होगा, मतलब नोबेल गैस में हम लोग किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा, उसके बाद जबरदस्ती हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसमें, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या होगा, उसको बहुत सारा एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद वेरिएशन अलोंग पीरियड, वेरिएशन अलोंग ग्रुप। अब बता सकते हो वेरिएशन क्या क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। एक केस होगा इधर और एक केस होगा ऊपर से नीचे। हाँ, ये दो केस होगा। यहाँ पर मान लो कि स्टार्ट हुआ सोडियम से और यहाँ पर लास्ट में फ्लोरीन तक पहुँच गए, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के केस में क्या बताया, फ्लोरीन के केस में आउटर में सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डालना चाहते हैं उसमें, क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, निगेटिव है ना, एनर्जी रिलीज। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, प्रोवाइड हीट। इसमें हीट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि साइज अगर घटेगा तो एक क्या होगा, ज़्यादा निगेटिव होगा, और साइज बढ़ेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब इधर वाला फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ए हाई पॉजिटिव। मतलब एक तरह से अगर देखो तो इस तरह से घट ही रहा है ना, घट रहा है कंटिन्यू। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग साइज के आधार पर बोल देंगे, जैसे जैसे साइज हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कहानी है। जैसे जैसे साइज का भी यही था, साइज घट रहा था नीचे से ऊपर और फिर इधर और घट रहा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वही आ रहा है, इधर पॉजिटिव फिर कहीं जीरो होगा उसके बाद फिर निगेटिव। साइज के साथ इसको मतलब कंपेयर करके याद रख सकते हो, है ना। क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी उल्टा, इसका उल्टा आया था, है ना। साइज छोटा था इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, तो हीट ज़्यादा देना पड़ रहा था, वो आयनाइजेशन एनर्जी का कहानी था। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना ग्राफ, ये कुछ और दिया हुआ है, रियल में जो ट्रेंड होगा ना वही होगा। यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना यहाँ पर हाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पर लो पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब एक ग्राफ ऐसा क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार पढ़ो तो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल बिकम लेस निगेटिव इन गोइंग डाउन। यहाँ पर लेस निगेटिव को डिक्रीजिंग लिख दिया है लोग, ठीक है ना। लेस निगेटिव मतलब क्या, हाई पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव तो फिर नीचे वाला का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो एक कंटिन्यू तुम लोग ऐसे ही याद रखना, इधर से इधर, ठीक है। नीचे हाई पॉजिटिव, लो पॉजिटिव और इधर निगेटिव ही हो गया, तो हम लोग इसी को याद रखेंगे। साइज वाला जो ट्रेंड है ना बस वही याद रख लेना, ठीक है ना। साइज नीचे से ऊपर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ये भी डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, हो गया ना। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन मतलब कैप्चर करने की कैपेसिटी उसके पास कितना ज़्यादा है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करने की जितना कैपेसिटी रहेगा ना उसको उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला का साइज तो बहुत बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, वो तो आउटर मसल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो यहाँ से मान लो कि स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ से जा रहा है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत छोटा है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर में सेल में, 7 गो, 3 3 6 1 7। यहाँ पर कितना है, 1। नीचे भी जाएंगे तो 1 ही रहेगा, बस अंतर है कि इसका साइज बड़ा है, लूजली कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ए इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस। ऊपर से नीचे अगर आएंगे सोडियम वाला लाइन में तो सब तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सारा के आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बस अंतर ए है कि ए वाला जो है ना वो क्लॉज है प्रोटॉन का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कम था, और ए क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। और ए तो बहुत छोटा हो गया, फ्लोरीन वाला बहुत छोटा हो गया। साइज भी हम लोग देखेंगे ना, तो साइज यहाँ से कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है, साइज भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो इसका साइज सबसे छोटा हो गया ना, ये चाहेगा कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया, ए वाला, है ना। इसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा मतलब बाहरी सेल के क्लोज रहेगा, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा,
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इस लाइन में भी नीचे आओगे ना तो फिर साइज उसका बड़ा होने लगा, साइज बड़ा होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा नहीं उतना ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर से डायरेक्ट साइज के अनुसार जैसे जैसे साइज घटेगा ना, एक घटता चला जाएगा, घटते घटते यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू फुलिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0 एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस फार्मूला। अगर सबका कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी है आयोनाइजेशन पावर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाई 2, दोनों में से कोई फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ये तुम्हारा काई इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना उसका कूलिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा हाई होता है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा ना, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ना, ये क्या करता है ना कि सारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके रखता है और ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इस पर हमेशा डेल्टा माइनस, इस पर हमेशा डेल्टा प्लस चार्ज बना हुआ रहेगा। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्यों बन गया, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपना तरफ खींच करके रखता है और ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर देखेंगे ना कि कार्बन का बहुत सारा जो रिएक्शन है ना इस बिहेवियर की वजह से ही हो रहा है। जैसे मान लो कि बन रहा है हेलो अल्केन की बात कर रहे हैं, C2H5Cl, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl है। Cl क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। ये क्या कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कि मेरे पास आकर के हमसे अटैच हो जाओ। इसी वजह से कार्बन वाला जो कंपाउंड है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग को कार्बन से बने कंपाउंड का एक बुक ही लेना पड़ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो आगे हम लोग जा करके ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड जानना था कि पीरियोडिक टेबल में कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी पूरी तरह से साइज की तरह ही है, मतलब साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब एक जैसा है। तो एक याद रखेंगे तो बाकी सब अपने आप से याद हो जाए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला दे रखा है और यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो इतना हम लोग क्यों याद करेंगे, नीचे से ऊपर से ऐसे एक तो एरो बना देंगे ना, नीचे से बना के ऐसे चले जाएंगे, घटते हुए क्रम में रहेगा। अब खत्म होने वाला है, प्रॉपर्टी हो गया, ये ओवरऑल समरी हो गया। देखो तो कहाँ तक हो गया था, ये वाला छूटा हुआ था ना, वेलोसिटी ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था, ठीक है ना। तो वैलेंस और वैलेंसी में फर्क बताए थे ना, क्या है अंतर वैलेंस और वैलेंसी में, आउटर में सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या ले सकता है वो क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम मान लो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, किसी से कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो उसका वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, वो तो देता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, -1, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो किसी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, मैक्सिमम का फिक्स ही होता है, लेकिन डी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट होता है ना वो एक से ज़्यादा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कभी एक इलेक्ट्रॉन लेके भी मतलब, हाँ वैलेंसी भी तो वही कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है ना। हाँ बस इसमें प्लस और माइनस करके एक क्लियर एकदम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है ना। तो जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा ना वो जनरली 2 से लेकर के 7 8 तक मतलब वैलेंसी वो लोग शो कर देता है, 8 तक नहीं शायद 7 तक करता हुआ, एक बार हम लोग देख लेंगे। The electron present in the outermost shell of an atom are called valence electron. outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको valence electron बोलेंगे। And the number of these electron determines the valence or the valency of the atom. valency ही होगा, valency of the atom, मतलब इसी से हम लोग valency पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, अगर 4 या 4 से कम है तो वो क्या हो जाएगा उसका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन हुआ आउटर में सेल में, फिर क्या करना पड़ेगा, 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तब पता कर पाएंगे वैलेंसी। It is because of this reason that the outermost shell is also called the valence shell of the atom, and the orbital present in the valence shell are called valence orbital.
In case of representative element, the valency of an atom is generally equal to either the number of valence electron or equal to 8 minus the number of valence electron. 8 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 जो तो किसी को देगा नहीं, वो क्या चाहेगा, वो 3 को लेना चाहेगा, तो उसका वैलेंसी तो 3 ही होगा ना। 3 हम कैसे पता करेंगे, 8 में से उस 5 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, इसीलिए कभी कभी 8 में से घटाना पड़ता है और कभी कभी नॉर्मली हम लोग ऐसे बोल देते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है ग्रुप नंबर 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी भी कितना है 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, लेकिन 5 वाला में क्या है 3 और 5, ठीक है। 8 में से 5 को घटाया है, यहाँ पर 2 और 6, 1 और 7 और उसमें 0 और 8। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन किसके बारे में बोल रहा है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक वाला को ट्रांजिशन बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। एफ ब्लॉक वाला का वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। लास्ट में तो जनरली इसमें एस वाला आ जाता है, जैसे 3D वाला हम लोग लिख रहे थे ना, तो पहले 4s2 फिल करते थे, उसके बाद डी वाला को फुल करते थे, तो वो मतलब एस वाला तो इलेक्ट्रॉन सारा निकल ही जाएगा, डी में से भी निकलना शुरू कर देता है, तो इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कभी 1 निकलेगा, कभी 2 निकलेगा, कभी डी में से भी 3 को निकल जाएगा, एस में से भी 2 निकल जाएगा, तो 5-5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वजह से अलग अलग ये लोग वैलेंसी शो करता है। देयर मस्ट कॉमन वैलेंसी, सबसे ज्यादा क्या शो करता है 2 और 3, 2 और 3 ज्यादातर शो करेगा। एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करेंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8, लेफ्ट से जैसे जैसे राइट जाएंगे ये बढ़ कर कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 8 तक शो करेगा। बट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0, ठीक है ना। ऊपर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक जाएगा, लेकिन वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक जाएगा, 4 से फिर घट के 0 हो जाएगा। In the formation of Na2O molecule, oxygen being more electronegative, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा किस साइड में हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा ना। जो पीरियोडिक टेबल में जो इस तरफ होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। हाँ, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है उसका। तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट करेगा, one from each of the 2 sodium atom and thus show an oxidation state -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +2 कब बोलेंगे, जब लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, जब वो देगा तब हम लोग प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सोडियम विथ वैलेंस शेल, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। Thus, the oxidation state of an element in a given compound may be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegativity of the other atom, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है इसके बारे में बताया। तो ग्रुप में तो ऑक्सीडेशन नंबर लगभग सेम ही रह जाएगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों का तीनों ऊपर से नीचे आएंगे तो सेम ही रह जाएगा लगभग, क्योंकि सबके आउटर में सेल में इक्वल इलेक्ट्रॉन रहता है। When we move down the group, the number of valence electron remains the same. Therefore, all the element in group exhibit the same valency. For example, जैसे ग्रुप 1 वाला मिलेंगे तो सारा कितना शो करेगा 1 वैलेंसी, उसका वैलेंसी 1 होगा या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 वाला क्या करेगा, वैलेंसी 2 शो करेगा या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होगा। नोबेल गैस वाला में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद एनमोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, यहाँ पर कुछ कुछ दिया है जो सेकंड पीरियड वाला है, जो कुछ कुछ एलिमेंट है ना डायगोनली उन लोगों का कनेक्शन कुछ कुछ रहता है, मतलब प्रॉपर्टी मैच करता है, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लिथियम वाला का मैग्नीशियम के साथ मैच कर रहा है, बेरिलियम वाला का एल्युमिनियम के साथ मैच करता है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, इसको क्या बोलते हैं एनमोलस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, ठीक है, सेकंड वाला शो सिमिलरिटी विद द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस्ड डायगोनली to each other so belonging to different group, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप है। दिस सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब प्रॉपर्टी जनरली मैच करता है। अगर मान लो कि एक सेमीकंडक्टर है ना, तो उसको सामने वाला भी चांस है कि वो सेमीकंडक्टर ही रहेगा। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में क्या लिखा है, इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल। पी ब्लॉक वाला में क्या बोल रहा है कि पहला मेंबर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा
2 होगा। क्यों पहला 4 का हम लोग ले ले एग्जांपल, किसका ले, पी ब्लॉक एलिमेंट वाला पहला कौन सा होगा? In addition, the first member of group has only 4 valence electron, 2s or 2p available for bonding, whereas the second member of the group have 9 valence electron, 3s, 3p, 3d। तो बोल रहा है कि p वाला ब्लॉक में जाएंगे ना तो ऊपर से नीचे जो सबसे ऊपर वाला है ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s 2p तक आएगा, ज्यादा 2p1 2p6 तक जाएगा, है ना। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज द मेजर्ड इन टर्म ऑफ देयर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा मतलब लॉस करने का टेंडेंसी होगा उतना ज़्यादा बोलेंगे कि वो रिएक्टिव मेटल है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, बढ़ेगा, नीचे वाला जल्दी रिएक्शन। यहाँ पर एक पीरियड में देखेंगे, उसके बाद फिर ग्रुप में देखेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर छोटा छोटा एलिमेंट है, 7 को आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, है ना। लेकिन वही स्टार्टिंग में रहेंगे और सबसे उस तरफ में सबसे लेफ्ट साइड हो जाएगा ना, इधर लेफ्ट साइड वाला में वो लोग इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो इधर से इधर जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी क्या होगा, घटेगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, मतलब फिर वही है, साइज वाला ही कंडीशन है, नीचे से ऊपर और ऊपर से इधर हमेशा घटता रहेगा, तो साइज वाला ही याद रख लेना है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज इन ए पीरियड। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, रिएक्टिविटी इसका डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जैसे जैसे इधर जाएंगे कम रिएक्टिव होगा। और ऊपर से नीचे अगर जाएंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रेडियम सीजियम, तो इस सब का क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये लोग इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते। रिएक्टिविटी ऑफ ए नॉन मेटल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे पूछेगा कि नॉन मेटल में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो नॉन मेटल सब क्या होता है, सब राइट साइड में होता है। तुम्हारा हेलोजन ऑक्सीजन वाला मतलब पी ब्लॉक वाला मैक्सिमम एलिमेंट वो सारा क्या है, नॉन मेटल है। तो इस सब का देखेंगे ना कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो जितना ज़्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो गया, फ्लोरीन, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, साइज भी छोटा है, उसका न्यूक्लियस जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो जाएगा। मतलब इधर से इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, उल्टा हो जाएगा ना। अगर नॉन मेटल में देखेंगे तो हम लोग ओ लाइन साइज के अपोजिट कर देंगे ना। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर से मतलब इधर से घट रहा है, ऐसे घटेगा फिर नीचे भी घटता ही रहेगा। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे होता है, इसका सबसे कम हो गया, सबसे कम हो जाएगा ना। इसमें कैसे सीक्वेंस याद रखा है, साइज के अपोजिट याद रखना है। इधर से जाएंगे ऐसे, इधर वाला सबसे ज़्यादा, हाँ उधर तो सब मेटल ही रहता है, तो हम लोग इस तरह से इधर जाएंगे। तो मेटल में तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है मेटल। लेकिन मान लो कि उसी ग्रुप में पूछ रहा है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे फिर नीचे तो घट ही रहा है ना, इधर से इधर घटा और फिर नीचे भी घट गया, मतलब साइज के बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मस्ट बेसिक। सबसे लेफ्ट वाला क्या होगा, ऑक्साइड के बोल रहे हैं, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा और कौन एसिडिक होगा। तो सबसे लेफ्ट वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और सबसे राइट वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर सोडियम, सोडियम लेफ्ट में, मतलब मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना, सिंपल है। ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर, बीच वाला क्या होगा, एम्फोट्रिक होगा, मतलब वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस वाला भी और एसिड वाला भी। बिहेव एज एसिडिक विथ बेस एंड एज बेसिक विथ एसिड, फिर एज न्यूट्रल ऑक्साइड है नो एसिडिक और नो बेसिक प्रॉपर्टी। ये सारा करेक्टर एक साथ लिख दिया है कि कौन सा किधर घटेगा किधर बढ़ेगा, इसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है ना। इसी में सारा है तुम्हारा प्रॉपर्टी। मेटालिक करेक्टर क्या बोल रहा है, इधर से डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इधर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग नेचर स्प्रिंग इफेक्ट। एक बार घर पर जाके स्टडी कर लेना। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा कौन होता है, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इधर से इधर बढ़ेगा फिर नीचे और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इधर इंक्रीजेज और इधर डिक्रीजेज ना। यही सब में से क्वेश्चन तुम लोग का रहता है, जो पूछता है सो दे देगा, कोई कोई भी मेटल कोई कोई एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कहाँ पर क्या होगा। इन ग्रुप 13 to 16 एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिक्रीज। ये बोल रहा है कि 13वां से 16वां वाला ग्रुप में नीचे जैसे जैसे जाओगे ना वहाँ पर चांस कम हो जाता है कि s इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वहाँ पर आउटर मसल में तो p ब्लॉक एलिमेंट रहेगा ना,
एस ब्लॉक एलिमेंट वहाँ पर रहेगा नहीं। टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस, दिस मीन्स दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम शो करेगा। एस वाला भी निकल जाएगा, मान लो पी वाला भी निकल रहा है, एस वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। पर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना, एस वाला अपना उतना मतलब रिएक्शन के प्रति एक्टिवनेस नहीं दिखाता है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर से नीचे क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दे रखा है ओबीसी ब्लॉक का एलिमेंट है सारा। एलिमेंट डज एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। ये सब का जो एस इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी रिएक्शन में। एस वाला अंदर में हो जाएगा ना, एस वाला ए वाला है, उसके बाद फिर आउटर एस इलेक्ट्रॉन, अच्छा आउटर एस ए वाला ही है। एज वी गो डाउन दिस ग्रुप द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज outweigh the effect of the corresponding increase in atomic size। ये क्या बोल रहे हैं, एज वी ग्रुप डाउन, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, आउटवे द इफेक्ट ऑफ द corresponding इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब उसका साइज जो बढ़ना चाहिए था ना, उसको बढ़ने से रोक देता है ना। जितना मतलब नया नया सेल बन रहा है तो साइज तो बढ़ते चला जाना चाहिए, पर उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा जितना मतलब बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो चार्ज बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। द एस इलेक्ट्रॉन दस बिकम मोर टाइटली हेल्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि एस इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एंड हेंस मोर रिलेक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है नीचे वाला में। मतलब ये रीजन बता दिया कि नीचे वाला जो है ना एस ब्लॉक एलिमेंट, नीचे वाला जो एस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज बढ़ने से एस ब्लॉक वाला जो एलिमेंट है ना, वो ज़्यादा टाइटली कनेक्ट हो जा रहा है न्यूक्लियस के साथ, और न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, और उसी के वजह से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब तुम लोग एक बार घर पर जाकर पढ़ लेना है। एक्सेप्शन वाला सारा केस इसमें दिया हुआ है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, ये तो पता ही है। ब्रोमीन एल्युमिनियम तो मेटल हो जाएगा। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड, कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मरकरी। गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम आर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। लो क्यों होता है, क्योंकि बहुत नीचे है ना, उसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना, वीकली मतलब कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, इसके एटम्स बड़ा साइज होने की वजह से ये जल्दी पिघल जाएगा। टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का। कार्बन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग नॉन मेटल, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है ना, पाया जाना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है ना। एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मेटल कौन है धरती पर, एल्युमिनियम है। आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, आयरन। हाईएस्ट डेंसिटी सोन, हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, ऑस्मियम का, और साथ में इरिडियम का भी। डेंसिटी मतलब भारी, सबसे भारी एलिमेंट हो जाएगा। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, लिथियम क्या है, सबसे हल्का होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, पता ही तुम लोग को। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। फ्रेंसियम हैज द हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा फ्रेंसियम का है। ब्रोन हैज द लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। द मोस्ट अबंडेंट गैस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है। ऑक्सीजन अर्थ पर दिया हुआ था, अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर में तो नहीं दिए रखा है वो। ऑक्सीजन वैसे नहीं होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, जैसे मान लो फेरस ऑक्साइड हो गया। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, सबसे छोटा साइज था। क्लोरीन हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का है। हीलियम हैज द मैक्सिमम आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका है, हीलियम का है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है ना, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल। सीजियम और फ्रांसियम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सीजियम साइज बहुत बड़ा है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्या, सीजियम और फ्रांसियम, सीजियम सबसे नीचे होता है, तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, सबसे नीचे होता है, साइज सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो।
हीलियम एंड फ्रांसियम आर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम रिस्पेक्टिवली। सबसे छोटा कौन है? हीलियम, और सबसे बड़ा फ्रांसियम। H माइनस और I माइनस आयन आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एनायन। एनायन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा दे दिया है, कटायन में सबसे छोटा बड़ा दिया है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सीजियम क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कहानी वही है, सबसे नीचे पाया जाता है ना, एस ब्लॉक में सबसे नीचे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सारा मेटल ही होता है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। एलिमेंट केप्ट इन वाटर, फास्फोरस और P4। व्हाइट और येलो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। येलो व्हाइट, हाँ, रेड फास्फोरस का तो माचिस बनता है, पहले व्हाइट फास्फोरस का बनता था, कहीं कहीं रखा रहता था अपने आप आग पकड़ लेता था। पानी में भी रखना पड़ता है। केरोसिन में रखने वाला कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, रेडियम और सीजियम। बाहर में रखोगे तो तुरंत आग लग जाएगा। इसको पानी में डाल दोगे तो पूरा विस्फोट के साथ पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। चाकू से काटा जाने वाला भी सोडियम ही है ना। हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है ओनली ओजोन इज द कलर्ड गैस विथ गार्लिक स्मेल। मेटलॉइड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोजर टू 2। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट इज टेक्नेटियम, एटॉमिक नंबर 43। मैन मेड एलिमेंट कौन सा है? टेक्नेटियम में। सबलाइम मतलब वो वोलेटाइल जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। मोस्ट पॉइजनस कौन सा है? प्लूटोनियम। रेयरेस्ट है एस्टेटाइन। द एलिमेंट कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एलिमेंट बराबर इतना 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 आर कॉल्ड ट्रांस एक्टिनाइड, सुपर हैवी एलिमेंट। ये वाला किसका क्या नाम है वो लिखा हुआ है। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड वाला को अल्कलाइन अर्थ मेटल। 15वां को पैनिकोजन ग्रुप, सेलोजन। इसमें देखो पहला, दूसरा और 7वां और 8वां, ये 4 को याद रखना, बाकी बीच वाला यूज नहीं होता है।